मित्रों नमस्कार। दौलतमंद बनने के लिए दौलत के नियम पुस्तक के अंतर्गत भाग नंबर 20 में अब तक आपने अपने पैसे से काम करवाएं इस हेडिंग के अंतर्गत नियम नंबर 72 तक सुना। अब मित्रों भाग नंबर 21 के अंतर्गत नियम नंबर 73 में आ जाइए, जिसकी मोटी हेडिंग है यह जान ले कि निवेश से कब बाहर निकलना है। मेरा एक फार्मूला है जो मैं आपको खुशी खुशी बता रहा हूँ। मैंने इसे कुछ समय पहले एक वेबसाइट से सीखा था और इसकी बदौलत मैं आज एक अच्छे मुकाम पर खड़ा हूँ। मेरे लिए निवेश का मतलब यह है कि मेरा पैसा 5 साल में दोगुना हो जाए। मेरा फार्मूला यह है, मैं 72 में ब्याज दर का भाग देकर पता लगा लेता हूँ कि मेरे पैसे को दोगुना होने में कितना वक्त लगेगा। जैसे अगर ब्याज दर 6% है तो मेरा पैसा 6 साल यानी 72 भागे 6 = 12 में दोगुना होगा। यानी अगर आपको अपनी जमा पर 6% की ब्याज मिलती है तो उस पर 72 में 6 से भाग देंगे, तो इसका मतलब यह हुआ कि 12 सालों में आपका धन दोगुना हो जाएगा। यह मेरे लिहाज से बहुत लंबा समय है। मैं लगभग 14.4% ब्याज दर का लाभ की तलाश में रहता हूँ। मैं जानता हूँ इस वक्त इतनी कहाँ मिलेगी, लेकिन यह तो सिर्फ एक उदाहरण है। वैसे यह बात ध्यान में रखें कि पैसा कम हो या ज़्यादा, यह नियम बराबर काम करता है। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपको कितनी ब्याज दर की तलाश करनी है तो एक फंडा यह है कि आप जितने साल इंतज़ार करने को तैयार हों उसका 72 में भाग दे दें। उदाहरण के लिए 72 भागे 5 बराबर 14.4%। ओह, मैंने आपको कितना उपयोगी फंडा बता दिया, जबकि सारी मेहनत मैंने ही की है। जो निवेश मेरे धन को 5 साल में दोगुना नहीं कर सकता, मैं उसमें हाथ नहीं डालता हूँ। या अगर इससे बाहर निकलने में वित्तीय समझदारी लगती है, जैसे पेनाल्टी ना हो, तो मैं बाहर निकल आता हूँ। मैं अपने मानदंड का इस्तेमाल करता हूँ। आपको अपना मानदंड बनाना चाहिए। शायद आपको निवेश से बाहर निकलने की ज़रूरत है। अब आप यह महसूस करें कि कुछ सही नहीं है, बाजार गिरने लगे। आप कुछ ऐसा पढ़ लें जिससे आप अपने किसी खास निवेश को लेकर जिज्ञासु या आशंकित हो जाएं। आपको किसी ज़्यादा अच्छी या लाभकारी योजना के लिए पैसे की ज़रूरत हो, निवेश कुछ समय से अच्छा मुनाफा नहीं दे रहा हो, उसमें ठहराव आ गया हो, आपने अधिकतम मुनाफा हासिल कर लिया हो और अब बाहर निकलने का समय आ गया हो, आपकी किसी खास निवेश में रुचि खत्म हो गई हो और अब आप उसके झंझट में नहीं पड़ना चाहते हों, आप भावनात्मक या वैचारिक दृष्टि से बदल गए हों और आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत हो। शायद आपने सिर्फ पर्यावरण संरक्षक कंपनियों में निवेश किया हो और अब मुख्य धारा में करना चाहते हों, या इसका उल्टा, निवेश अब फैशनेबल नहीं रहा हो। अगर मुनाफा न हो तो पुराना निवेश महंगा साबित हो सकता है। मंदी या बाजार गिरने की स्थिति में अपने नुकसान को कम करने के लिए आपको अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाइड करने की ज़रूरत महसूस हो। आपने बिना सोचे समझे खरीद लिया हो और अब आपके पास ज़्यादा जानकारी आ गई हो और आप देख सकते हो कि आपकी उंगलियां जल गई हैं। आप डूबे पैसे के बाद अच्छा पैसा फेंक कर अपनी स्थिति को बदतर बना लेंगे। अपने नुकसान को सीमित करें और उस अप्रिय स्थिति से बाहर निकल आएं। देखें नियम नंबर 74। शायद आपने सिर्फ पर्यावरण संरक्षण कंपनियों में निवेश किया हो और अब मुख्य धारा में करना चाहते हो, या इसका उल्टा। अब मित्रों अभी नियम नंबर 73 बाकी है। एक चीनी कहावत है, आप जितना ज़्यादा जानते हैं उतने ही खुशकिस्मत होते हैं। इसी तरह आप जितना ज़्यादा पैसा हासिल करते हैं, आपको बाज़ारों की उतनी ही ज़्यादा समझ की ज़रूरत होती है। यह काम धीरे धीरे करें। अनुभव, जानकारी, अच्छी सलाह, नवीनतम शोध और मददगार मित्रों के सहारे पोर्टफोलियो बनाएं। अगर कोई निवेश काम नहीं कर रहा हो तो यह जानने कि उससे कब बाहर निकलना है।
मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसने एक कंपनी में काम करते समय उसके शेयर खरीदे थे। उस वक्त अच्छा निवेश था, क्योंकि ये शेयर उसे ESOP में डिस्काउंट पर मिले थे। कंपनी छोड़ने के बाद उसे अपने दोस्तों से पता चला कि कंपनी का बुरा समय आने वाला है। उसने उद्योग में हो रहे परिवर्तनों के बारे में भी पढ़ा, जिससे उसे पता चल गया कि वे परिवर्तन कंपनी के लिए बुरे साबित होंगे। दुखद बात यह थी कि वह इतना आलसी निकला कि उसने अपने शेयरों के बारे में कुछ नहीं किया और उन्हें तब तक नहीं बेचा जब तक उसे पहली बार गड़बड़ी का एहसास हुआ था। उन शेयरों का भाव आज पहले से आधा हो चुका है। वह जानता था कि उसे कब बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। मित्रों, नियम नंबर 73 यहीं पर पूरा होता है। अब आ जाइए नियम नंबर 74 में, जिसकी मोटी हेडिंग है बदकिस्मती के पीछे न भागें। हम सभी में दूसरों की सलाह पर, सनक पर, सुंदरता पर रीझकर खरीदारी करने की प्रवृत्ति होती है। हम सभी में किसी एक चीज़ में बहुत ज़्यादा निवेश करने की प्रवृत्ति होती है। हम में यह प्रवृत्ति भी होती है कि हम विजेता यानी बढ़ने वाले शेयर को जल्दी बेच देते हैं। लेकिन सबसे घातक आदत है पराजित यानी घटने वाले शेयर को न छोड़ पाना। हमें इसे छोड़ना सीखना होगा। दरअसल निवेशक 4 तरह के होते हैं तथा यह पता लगाना जरूरी है कि आप किस श्रेणी में आते हैं और आपके दोष क्या हैं। मैं मेरी लिंच कंपनी का शुक्रगुजार हूं जो उन्होंने मुझे इसे यहाँ बताने की अनुमति दी है। नंबर वाइज दिए गए हैं। हेडिंग प्रतिस्पर्धी निवेशक। ये निवेशकों के प्रकार लेखक ने बताए हैं। प्रतिस्पर्धी निवेशक, द कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टर। इस श्रेणी में 17% निवेशक आते हैं, जिनमें 60% पुरुष और 40% महिलाएं हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबियां यह है कि वे आमतौर पर जल्दी निवेश करने लगते हैं, उनमें बहुत ऊर्जा होती है तथा अपने निवेशों का ज्ञान होता है। और उनकी सबसे बड़ी नकारात्मक बात, वे लालची और अति आत्मविश्वासी होते हैं तथा डूबते निवेश का पीछा करना पसंद करते हैं। अगला नंबर हेडिंग है संतुलित निवेशक, द मेजर्ड इन्वेस्टर। इनका समूह सबसे बड़ा होता है। इसमें 32% निवेशक आते हैं, जिनमें 55% पुरुष और 45% महिलाएं हैं। वे अपने निवेशों में सुरक्षित और आत्मविश्वासी होते हैं तथा दीर्घकालीन सोच रखते हैं। इनकी एक बड़ी नकारात्मक बात यह है कि इनके लिए निवेश से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होता है। ये भी डूबते शेयर के पीछे भागना पसंद करते हैं। अगला नंबर है जिसकी हेडिंग है अनिच्छुक निवेशक, द रिलक्टेंट इन्वेस्टर। इस समूह में 26% निवेशक आते हैं, जिनमें 47% पुरुष और 53% महिलाएं हैं। इस बात की ज़्यादा संभावना है कि ये सलाहकार का इस्तेमाल करेंगे, निवेश करने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा इंतजार करेंगे और बाकी सभी समूहों से जल्दी निवेशों से बाहर निकल आएंगे। ये अपने निवेशों पर समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते हैं। अगला नंबर है जिसकी हेडिंग है तैयारी विहीन निवेशक। 11% निवेशक इस श्रेणी में आते हैं, जिनमें 47% पुरुष और 53% महिलाएं हैं। ये शुरू करने से पहले बहुत समय तक इंतजार करते हैं, बहुत कम पैसा लगाते हैं और जल्दी ही बाहर नहीं निकलते। इनमें एक ही निवेश पर केंद्रित होने की बहुत ज़्यादा प्रवृत्ति होती है और ये हार्ड टिप्स के प्रलोभन में आसानी से फंस जाते हैं। मेरी लिंच इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स की चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हन्ना ग्रव कहती हैं, धन एक भावनात्मक मामला है, लेकिन भावनाएं ही सही निवेश के निर्णय लेने में बाधा बन जाती हैं। अगर हम अपनी भावनात्मक प्रवृत्तियों को समझ सकें तो हम उनका अनुमान लगाने और उन्हें सुधारने के लिए कदम उठा सकते हैं। आपके लिए यह जानना अनिवार्य है कि आप किस श्रेणी के निवेशक हैं और कब डूबते हुए निवेश से बाहर निकलना है। कोई भी चीज़ आपकी निर्णय शक्ति को उतना धुंधला नहीं कर सकती जितना कि डूबे हुए धन के बाद अच्छे धन को फेंकना। आपको अपना नुकसान कम करना और बाहर निकलना सीखना होगा। और हाँ, मैं जानता हूँ कि यह काम कितना मुश्किल है। नियम नंबर 74 यहीं पर पूरा होता है मित्रों। अब आ जाइए नियम नंबर 75 में,
जिसकी मोटी हेडिंग है, जान लें कि आपको बैलेंस शीट पढ़ना क्यों आना चाहिए और कैसे। अगर आप कोई कंपनी शुरू करने वाले हैं या कंपनियों में निवेश करने वाले हैं तो आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए। यह कंपनी के लाभ हानि की जानकारी रखने से अलग है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पढ़ना। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको सिर्फ आधी तस्वीर ही दिखाता है। उदाहरण के लिए एक्स कंपनी का टर्नओवर 10 लाख और खर्च 5 लाख रहा। इस तरह इसे 5 लाख का मुनाफा हुआ। ऐसा लगेगा कि कंपनी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है ना? दरअसल नहीं, क्योंकि आप इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यह नहीं देख सकते हैं कि इस पर बैंक का 20 लाख का कर्ज है, 10 लाख का टर्नओवर बहुत संदिग्ध है, और पिछले सालों के 40 लाख के टैक्स बिल इसके सिर पर तलवार की तरह लटकते हुए दिख रहे हैं। एक फ्रेंचाइजी खत्म हो रहा है, टैक्स लूप होल बंद होने वाला है और एक सशक्त प्रतिस्पर्धी उठकर खड़ा होने वाला है। एक्स कंपनी में निवेश करेंगे? मुझे नहीं लगता। यह दिवालिया है, धोखा दे रही है और इसका रत्ती भर भी मूल्य नहीं है। इससे दूर रहें। इसलिए आपको बैलेंस शीट देखने की ज़रूरत है हमेशा, और इसलिए भी कि यह आपको क्या नहीं बना रही है, आपको क्या नहीं बता रही है। बैलेंस शीट में कोई बैलेंस नहीं होता है, इसीलिए इसे बैलेंस शीट कहा जाता है। आपको जो मूलभूत फार्मूला जानने की ज़रूरत है वह है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इक्वल इक्विटी, या A माइनस बी इक्वल सी। आसान शब्दों में कहा जाए तो आपके पास जितनी संपत्ति है उसमें से अगर आप अपनी देनदारी घटा देते हैं तो बचा हुआ आंकड़ा आपकी नेटवर्थ या कुल संपत्ति है। यह उन कंपनियों पर लागू होता है जिनमें आप काम करते हैं या जिनके आप मालिक हैं या जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं। यह आप पर भी लागू होता है। आइए ज़रा गौर से देखें। जिसके आप मालिक हैं, आपकी संपत्तियां, इसमें करंट एसेट्स यानी वर्तमान संपत्तियां होती हैं, यानी नगद और हर वह चीज़ जिसे 3 महीने की अवधि में नगद में बदला जा सकता है। इसमें विश्वस्त देनदार, आने वाला पैसा आदि शामिल हो सकता है। इसमें बिकने के लिए तैयार माल शामिल है। कच्चा माल भी इसी श्रेणी में आता है क्योंकि इसका मूल्य होता है और इससे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। इसमें आपकी या कंपनी की जायदाद, मशीनें और ब्रांड नेम, गुडविल भी शामिल है। 12 नंबर, आपको जो देना है आपके दायित्व। इसमें आपके कर्जदार, दीर्घकालीन कर्ज और लोन, बैंक लोन शामिल हैं। यानी अगर आपका हर कर्जदार तकाजा करने लगे तो आपके पास कितना नगद होना चाहिए, वह इस श्रेणी में आता है। 7 नंबर, आपकी नेटवर्थ क्या है? आपकी इक्विटी, यह A माइनस बा है। अब हमें बताती है कि आपका या आपकी कंपनी का वास्तविक मूल्य क्या है। एक फार्मूले के अनुसार आपको अपने करंट एसेट्स में अपने दायित्वों का भाग देना चाहिए, और अगर जवाब 1.5 से ज़्यादा हो तो आपकी स्थिति ठीक है। स्पष्ट रूप से अलग अलग उद्योगों और कंपनियों के लिए आपको इसमें हेरफेर करना पड़ सकता है, लेकिन मूलभूत सूत्र के रूप में यह अच्छा है। इसके अलावा मैं इक्विटी को एसेट्स से भाग दे देता हूँ प्रतिशत में। अगर जवाब 50 से ज़्यादा है तो मुझ में आत्मविश्वास आ जाता है। उदाहरण के लिए इक्विटी 35 मिलियन भागे 70 मिलियन के एसेट्स, प्रयुक्त पूंजी का प्रतिशत 35 करोड़ भागे 70 लाख बराबर 50 निकलता है, जो अच्छा है। लेकिन 120 मिलियन के एसेट्स और 35 मिलियन की इक्विटी उतना अच्छा नहीं है, लगभग 29%। तो अगर आप 10 लाख का मुनाफा कमाने वाली किसी कंपनी के बारे में सुने और आपसे उसमें निवेश करने को कहा जा रहा हो तो इस एक आंकड़े से प्रभावित न हों, बैलेंस शीट मांगें, उसे गहराई से पढ़ें। दरअसल सिर्फ बैलेंस शीट ही नहीं, हालांकि यह भी महत्वपूर्ण है, आपको कंपनी के सारे फाइनेंशियल एसेट्स पढ़ना चाहिए। आप जितनी ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे और आपको
हासिल करना चाहिए। आपका निर्णय उतना ही ठोस होगा। मित्रों, नियम नंबर 75 यहीं पर पूरा होता है और हमारा भाग नंबर 21 भी। अब नियम नंबर 76 की बात भाग नंबर 22 में की जाएगी। फ्रेंड्स, जय हिंद।